हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली सीमाओं पर किसान आंदोलन का 91वां दिन है। किसान आज दमन विरोधी दिवस मना रहे हैं, जिसमें किसान आंदोलन पर हो रहे चौतरफा दमन का विरोध किया जा रहा है। आज किसान सभी तहसील और जिला मुख्यालयों पर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। साथ ही इस बात पर जोर दिया जाएगा कि किसानों का सम्मान किया जाए और उनके खिलाफ कोई दमनकारी कार्रवाई नहीं की जाए। किसान आंदोलन के बीच दिल्ली बॉर्डर पर और सख्ती कर दी गई। सिंघू बॉर्डर इलाका पूरी तरह सील कर दिया गया। अब यहां से पैदल गुजरने पर भी पाबंदी है। दिल्ली की सीमाओं पर जारी आंदोलन में किसान के मौत का सिलसिला जारी है। इस कड़ी में ताजा मामला सिंघू बॉर्डर का है, जहां पंजाब के किसान की हार्ट अटैक से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक किसान पंजाब के होशियारपुर का रहने वाला था। किसान के साथियों का कहना है कि रात को खाना खाकर वो अपने टेंट में सोया और सुबह उसे मृत हालत में पाया। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवा दिया और मामले की जांच की जा रही है। किसान आंदोलन के साथ ही अब किसानों के सामने गेहूं की फसल कटाई को लेकर भी संकट खड़ा है। इस संकट से निकलने के लिए किसान और किसान नेताओं की ओर से विशेष रणनीति तैयार की गई और अब इस रणनीति को आगे बढ़ाया जा रहा है। तय की गई रणनीति के तहत प्रत्येक गांव में जो बुजुर्ग ऐसे हैं जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है और खेती बाड़ी का काम नहीं करते हैं, अब ऐसे बुजुर्गों को प्रत्येक गांव से लाकर आंदोलन स्तर पर बिठाया जाएगा और आंदोलन को चलाने के लिए ड्यूटी लगाई जाएगी। आंदोलन में भागीदारी दे रहे काम करने योग्य व्यक्ति और युवा वापस खेतों की तरफ रुख कर पाएंगे और गेहूं कटाई के बाद फिर से बुजुर्गों की जगह आंदोलन में भागीदारी करेंगे। किसान आंदोलन का आज 91वां दिन है। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसान लगातार बॉर्डर पर डटे हैं। इसी बीच बुधवार को किसानों ने 26 जनवरी को किसानों पर दर्ज किए गए मुकदमों को लेकर दमन विरोधी दिवस मनाया। किसानों ने कहा कि उनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। इस दौरान किसान नेता ने कहा कि निजीकरण की मार झेलने वाले और बेरोजगार युवाओं को भी किसान आंदोलन से जोड़ा जाएगा। ये लड़ाई केवल किसानों की नहीं बल्कि निजीकरण के खिलाफ भी है और बढ़ती हुई बेरोजगारी की चपेट में आ रही युवा पीढ़ी की भी है। भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर बुधवार को करनाल के जिले सचिवालय पर किसानों ने कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी किसानों ने आंदोलन के दौरान जेलों में बंद हुए किसानों को सशर्त छोड़े जाने की मांग की और जिला सचिवालय में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन देने पहुंचे किसानों द्वारा अपील की गई कि कोई भी किसान भाई अपनी खेतों में खड़ी हुई फसल को अब नष्ट नहीं करे। इससे बेहतर है कि फसल को मजदूरों में फ्री में बांट दें। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर धरना दे रहे राष्ट्रीय किसान संगठनों के आह्वान पर किसान नेताओं ने सिरसा के बरनाला रोड स्थित शहीद भगत सिंह स्टेडियम से लघु सचिवालय तक रोष मार्च निकाला। प्रदर्शनकारी किसानों का कहना है कि किसान आंदोलन में सहयोग दे रहे पत्रकारों, डॉक्टर, समाजसेवियों, वकीलों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कर दमन किया जा रहा है। इसी के विरोध में किसानों को मजबूरन आंदोलन करना पड़ रहा है। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए लघु सचिवालय में पुलिस बल तैनात किया गया। उपायुक्त कार्यालय को जाने वाले रास्ते में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोक लिया और आगे नहीं जाने दिया। इसके बाद किसानों ने नारेबाजी करते हुए विरोध जाहिर किया।
अंबाला में असीम गोयल और केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया का कार्यक्रम था, जो किसानों के विरोध के चलते रद्द कर दिया गया। विधायक असीम गोयल और केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया की ओर से अंबाला में कई विकास योजनाओं का शिलान्यास किया जाना था, लेकिन उससे पहले ही किसान भारतीय यूनियन के झंडे लेकर नारेबाजी करते हुए गुड़ मंडी पहुंच गए और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए विधायक असीम गोयल और केंद्रीय राज्य मंत्री के कार्यक्रम को रद्द किया गया। किसानों का कहना है कि जब तक 3 कृषि कानून सरकार वापस नहीं लेती, तब तक बीजेपी के हर कार्यक्रम का विरोध करते रहेंगे। टिकरी बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन राजोवाल के महासचिव प्रगट सिंह ने राकेश टिकैत के संसद भवन पर झंडा फहराने के बयान को उनका निजी बयान बताया। इस दौरान उन्होंने साफ किया कि संयुक्त मोर्चा ने दिल्ली जाने की बात नहीं कही है। दरअसल राकेश टिकैत ने इंडिया गेट के पार्क में हल चलाने की बात कही थी, लेकिन इस पर भी साफ करते हुए किसान नेता ने कहा कि दिल्ली के बॉर्डर्स पर आंदोलन शांतिपूर्ण जारी रहेगा। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस के पूर्व विधायक उदय भान से मुलाकात की। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को बढ़ती महंगाई पर घेरा। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि आज जिस तरह से पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़े हैं, इससे आम जनता परेशान है। वहीं राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि आज तक ऐसा किसान आंदोलन नहीं हुआ जिसमें 248 किसान शहीद हुए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार आने पर आंदोलन में शहीद हुए किसानों के परिवारों को सरकारी नौकरी दी जाएगी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शहीद किसानों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा कर दी। ये एक सराहनीय काम है। इनेलो के पूर्व विधायक अभय सिंह चौटाला ने केंद्र और हरियाणा सरकार पर तंज कसा। अभय चौटाला ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के भीड़ से कानून नहीं रद्द होने के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि भीड़ ने ही देश को आजादी दिलाई थी। साथ ही कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर पर जवाबी हमला बोलते हुए कहा कि तोमर अभी भी आरएसएस के दफ्तर से बाहर नहीं निकले हैं। अभय सिंह चौटाला ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को चुनौती देते हुए कहा कि नरेंद्र तोमर हरियाणा, पंजाब का दौरा करके दिखाएं। उन्होंने कहा कि हरियाणा के 2 उपचुनाव में बीजेपी को प्रदेश की जनता सबक सिखाएगी। कालका और एलनाबाद हलके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और सीएम मनोहर लाल रैली करके दिखाएं। साथ ही उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधते हुए सीएम मनोहर लाल और हुड्डा के मिले होने का भी आरोप लगाया। प्रदेश में आज तीसरी से 5वीं तक की कक्षाएं शुरू करने का फैसला किया गया। शिक्षा विभाग की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक विद्यालय में आने से पूर्व विद्यार्थी द्वारा अपने माता पिता यानी अभिभावक की लिखित अनुमति देनी होगी। ऐसे छात्र जो ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं, उनके लिए ऑनलाइन सुविधा भी जारी रहेगी। हरियाणा के शिक्षा विभाग ने जारी किए अपने निर्देश में यह भी कहा कि विद्यार्थियों को स्कूलों में मौजूद होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। वहीं इन आदेशों को देखते हुए अब स्कूल संचालकों ने अपनी तैयारियां पूरी की। बच्चों के ध्यान रखते हुए कोविड-19 प्रोटोकॉल का भी पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। इसको लेकर स्कूल प्रबंधन की ओर से एंट्री गेट पर बच्चों का शरीर का तापमान, मास्क, सैनिटाइजर का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। प्रदेश में कोरोना के कहर के बाद एक बार फिर से स्कूल खोले गए हैं। स्कूल गेटों पर सभी की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। साथ ही स्कूल परिसर में सभी को मास्क पहनने और समय समय पर हाथों को सैनिटाइज करने की हिदायत दी जा रही है। 11 महीने बाद स्कूल में आए बच्चे काफी खुश नजर आए। बच्चों ने बताया कि उन्हें ऑफलाइन पढ़ाई में ज्यादा कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन अब वो स्कूल में पढ़ाई कराए जाने से काफी खुश नजर आ रहे हैं। प्रदेश में बुधवार से प्राथमिक विद्यालयों को शुरू कर दिया गया। इस बीच रादौर में भी प्राइमरी स्कूल पूरी तैयारी के साथ खुले। कक्षा में एंट्री से पहले टीचर्स द्वारा सभी बच्चों के तापमान की जांच के साथ सैनिटाइज के बाद ही प्रवेश दिया गया। रादौर के छोटा बांस में स्थित राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक पाठशाला के अध्यापक वीरेंद्र पांचाल ने बताया कि विभाग के आदेशानुसार सभी बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिया गया। उन्होंने बताया कि स्कूल में प्राइमरी विंग में बच्चों की संख्या 218 के करीब है, जिनमें पहले दिन 125 बच्चे ही स्कूल पहुंचे। उन्होंने कहा कि कुछ बच्चों के पास मेडिकल जांच रिपोर्ट न होने के कारण उन्हें स्कूल में प्रवेश नहीं दिया गया।
गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी पर साउथ और नॉर्थ वाले बयान को लेकर निशाना साधा। विज ने कहा कि कांग्रेस और राहुल देश को बांटने का काम कर रहे हैं। आजादी के समय से ही कांग्रेस यही काम कर रही है। कांग्रेस ने 1984 में हिंदू और सिखों को लड़वाया और अब देश को लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। वहीं विधानसभा सत्र में अविश्वास प्रस्ताव लेकर विज ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले अपनी पार्टी में विश्वास प्राप्त करें। ये लोग विधानसभा में चारों खाने चित होंगे। वहीं फरीदाबाद में मेयर और एसडीओ विवाद पर गृह मंत्री ने कहा कि उन्होंने इस मामले में मेयर से बात करके रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट मिलने के बाद वो इस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल मैदानों के आधारभूत ढांचे को मजबूत किया जाएगा। कहा कि पंचकुला के ताऊ देवीलाल इंडोर स्टेडियम की तर्ज पर अन्य शहरों में भी स्टेडियम विकसित करने की जरूरत है। उन्होंने खेलो इंडिया को बेहतर कार्यक्रम बताते हुए कहा कि इसके तहत प्रदेश भर में खेल के लिए आधारभूत ढांचे को नए आयाम तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार खेल को बढ़ावा देने के साथ साथ खिलाड़ियों को पूरा मान सम्मान दे रही है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि देश में हरियाणा ऐसा पहला राज्य बना जिसने ओलंपिक क्वालिफिकेशन पर खिलाड़ियों को ट्रेनिंग के लिए 5 लाख रुपए देने का फैसला लिया। यहां तक कि सर्कल कबड्डी को भी खेल पॉलिसी में शामिल किया गया। पेट्रोल डीजल की कीमतों में हुए इजाफे के संदर्भ में विपक्षी दलों की मांग पर पूछे गए सवाल पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा आज भी पड़ोसी राज्यों पंजाब और राजस्थान से कम वैट लेता है और उन दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी दोहरी नीति के तहत अपनी राज्य सरकारों से भारी वैट वसूल करवाती है और दूसरी राज्य सरकारों से वैट कम करने की कहती है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि वो पहले ही प्रस्ताव दे चुके हैं कि अगर उत्तर भारत के अन्य राज्य वैट की दर कम करते हैं तो हरियाणा भी वैट कम करने के लिए तैयार है। फरीदाबाद में स्वच्छ भारत मिशन के तहत बने शौचालयों का मेयर ने निरीक्षण किया। इस दौरान शौचालयों की खस्ता हालत पर जब मेयर ने एसडीओ से जवाब मांगा तो उन्होंने उल्टा उन पर ही सरकार को बदनाम करने का आरोप लगा दिया। दरअसल मेयर एसडीओ से ये सवाल पूछ रही थी कि आखिर रोजाना सफाई के बावजूद शौचालय इतने गंदे क्यों पड़े हैं और आम लोग क्यों परेशान हो रहे हैं। इस पर एसडीओ साहब मेयर पर ही भड़क गए और उन पर आरोप लगाने लगे। इस मामले में जब मेयर सुमन बाला से बात की गई तो उन्होंने कहा कि अधिकारियों की मनमानी इतनी हावी है कि जब उनसे उनके कामों पर सवाल किया जाता है तो वो इस तरह सरेआम दुर्व्यवहार करते हैं। उन्होंने कहा कि वो इसकी शिकायत करेंगी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि करोड़ों रुपए की लागत से शौचालय का निर्माण करवाया गया, लेकिन जब निरीक्षण करने पहुंची तो एसडीओ ने उनसे बदतमीजी की। सरकार ने पीलिया और काला पीलिया पर काबू पाने के लिए 2018 में हरियाणा राज्य की जीवन रेखा स्कीम की तर्ज पर नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम शुरू किया था और अब देश भर में इस ढांचे को मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने इको प्लेटफॉर्म एक्सटेंशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ केयर आउटकम प्रोग्राम शुरू किया है। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जहां साल 2013 में काला पीलिया की रोकथाम के लिए निःशुल्क जीवन रेखा स्कीम शुरू की गई थी और इसी की सफलता को देखकर भारत सरकार ने 2018 में इसे देश में लागू कर दिया। हरियाणा में इसकी मुहिम अब जोरों पर है और इस रोग की पहचान के बारे में जानकारी देते हुए पीएमओ रघुबीर शांडिल्य ने बताया कि अलग अलग स्टेज में अलग अलग सिस्टम होते हैं। पीएमओ रघुवीर शांडिल्य ने बताया कि जिले में 300 मरीज इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं जबकि 50 मरीजों का इलाज जारी है। 23 फरवरी को सभी ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो गया। ऐसे में अब जिला प्रशासक प्रदेश के सभी 346 गांवों की बागडोर संभाल रहे हैं। जिला प्रशासक ग्राम पंचायत सचिव की मदद से गांव का संचालन किया जा रहा है और साथ ही जब तक गांव के अगले सरपंच का चयन नहीं हो जाता तब तक जिला प्रशासक ही गांव के सभी कार्यों पर निगरानी रखेंगे।
इस बारे में जानकारी साझा करते हुए डीडीपीओ ओम प्रकाश ने बताया कि सरपंचों की गैर मौजूदगी में ग्रामीणों की सभी समस्याओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा। प्रदेश में 24 घंटे में 131 नए कोरोना के मामले सामने आए। गुरुग्राम में 48, फरीदाबाद में 8 नए केस। इसी के साथ कुरुक्षेत्र में 7, करनाल में 24 नए केस सामने आए। बीते 24 घंटे में कोरोना से एक भी मौत का मामला सामने नहीं आया। इसी के साथ प्रदेश में अब तक 3042 मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में कुल 2,69,967 केस अब तक सामने आ चुके हैं। पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर एचडीएफ पार्टी की ओर से जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान स्कूटी को रेहड़ी पर बांधकर बाजारों में घुमाया भी गया। प्रदर्शन के दौरान गैस सिलेंडर को भी माला पहनाकर रेहड़ी पर रखकर प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। कनीना में अपनी दुकानें बचाने के लिए दुकानदारों का धरना 17वें दिन जारी है। 22 फरवरी से रोजाना 5 दुकानदार क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे रहे हैं। लघु सचिवालय और उपमंडल स्तरीय न्यायालय भवन का निर्माण शुरू होने से दुकानदारों को उनकी दुकानों के टूटने की संभावना है। इसी के चलते 8 फरवरी से दुकानदारों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। दुकानदारों की ओर से इसे लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में केस भी दायर किया गया। इस पर दुकानदारों के वकील ने कहा कि हाईकोर्ट ने इस मामले में स्टे दिया है और इस मामले की सुनवाई 8 मार्च को हाईकोर्ट में होनी है। पानीपत के राजनगर में 3 सगी बहनों के साथ कुछ मनचले आए दिन फप्तियां कस रहे थे। जब युवतियों ने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने युवतियों के साथ मारपीट की। बदमाशों ने युवतियों के घर में घुसकर उनके साथ मारपीट की। इस दौरान युवतियों ने जब बीच बचाव करने की कोशिश की तो बदमाशों ने उनके साथ मारपीट की। यमुनानगर के चांदपुर निवासी अजीम की गुमशुदगी की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली। मृतक के भाई ने पुलिस से हत्या को लेकर चांदपुर निवासी शराफत, आदिल और इशरार पर शक जाहिर किया था, जिसके बाद पुलिस ने मामले की तफ्तीश कर खुलासा किया। पुलिस ने आरोपियों से सच उगलवाने के लिए आरोपियों को 3 दिन की रिमांड पर लिया। आपको बता दें कि बीते 7 जनवरी को 27 साल के अजीम के भाई ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले की गंभीरता को समझते हुए पुलिस ने एक सीआईए की टीम का गठन किया। इस टीम ने मंगलवार को तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। गोहाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 2 अलग अलग जगहों से सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया। इस दौरान पुलिस ने 7 युवकों को गिरफ्तार किया। युवकों के पास से करीब 44,000 की नकदी बरामद हुई। पुलिस ने सभी को हिरासत में लेते हुए अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। एसएचओ सुवित कुमार ने बताया कि सूचना के आधार पर उन्होंने ये कार्रवाई की है। एसएचओ ने बताया कि आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेजा जाएगा। साथ ही आगे भी इस तरह का अभियान जारी रहेगा। फतेहाबाद पुलिस ने कार सवार 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से 2 क्विंटल 1 किलो 450 ग्राम गांजा बरामद किया। बताया जा रहा है कि ये तस्कर गांजे की ये बड़ी खेप विशाखापट्टनम से कार में लेकर आए थे और इस तस्करी में कुल 5 नशा तस्कर शामिल थे। कार सवार 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने 3 अन्य तस्करों की तलाश शुरू कर दी। साथ ही पुलिस ने पकड़े गए दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया। सोहना में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला दिल्ली से मुंबई के लिए बनाए जाने वाले निर्माणाधीन हाईवे पर सामने आया, जहां एप्को इंफ्राटेक कंपनी में बतौर प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पर कार्यरत युवक को देर रात अज्ञात कार सवारों ने गोली मार दी। वहीं कंपनी में कार्यरत सुपरवाइजर के पद पर तैनात विक्रम सिंह ने बताया कि करीब 4-5 दिन पहले भी इसी युवक ने फायरिंग की थी, जिसकी शिकायत पुलिस को दी गई थी।
सुपरवाइजर ने बताया कि आरोपी इससे पहले भी कंपनी के कर्मचारियों के साथ मारपीट कर चुका है। उधर घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जानकारी जुटाकर आरोपी की तलाश में जुट गई है। रोहतक की राजेंद्र कॉलोनी में एक मकान से एक महिला और बेटी का शव बरामद हुआ, जबकि महिला का पति कल शाम से लापता है। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि संदीप अपनी पत्नी और 9 साल की बेटी भावना के साथ राजेंद्र कॉलोनी में किराए पर रहता था, लेकिन बुधवार सुबह महिला और बेटी का शव मकान से मिला। फिलहाल प्राथमिक जांच में सामने आया है कि दोनों को पहले जहरीला पदार्थ दिया गया और फिर तकिए से उनका गला दबा दिया गया। वहीं डीएसपी गोरखपाल राणा का कहना है कि जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यमुनानगर के जटलाना क्षेत्र में एक युवक की हत्या कर दी गई। गांव कोटली में रहने वाले युवक अमित जब देर शाम अपने भाइयों के साथ घूमने निकला, तब कुछ युवकों ने उस पर गाड़ी चढ़ा दी। इस दौरान बदमाशों की ओर से युवक पर हथियारों से हमला भी किया गया। मौके पर पहुंचे परिजनों ने घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस से पूछताछ के दौरान युवक के चचेरे भाई और वारदात के चश्मदीद ने पुलिस को 6 नामजद समेत 11 लोगों पर हत्या का मामला दर्ज कराया। साथ ही उन्होंने बताया कि कुछ साल पहले हुए चुनाव के दौरान आपसी रंजिश पैदा हुई, जिसके चलते इस वारदात को अंजाम दिया। गुरुग्राम के भोंडसी इलाके में मकान बना रहे शख्स और उसके पड़ोसी के बीच झड़प हो गई, जिसके बाद युवक ने पड़ोसी को गोली मारकर घायल कर दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को निजी अस्पताल भेजा और आरोपी को गिरफ्तार किया। फरीदाबाद साइबर सेल ने ऑनलाइन ठगी करने वाले 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया। ये आरोपी फरीदाबाद के साथ साथ पूरे देश में लगभग 1000 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बना चुके थे। दोनों अपराधी पिछले 1.5 साल से सक्रिय थे। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ कर आगे की तफ्तीश शुरू कर दी। इधर करनाल के घोगड़ीपुर गांव के पास पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके में 3 मजदूरों की मौत हो गई। वहीं इस हादसे में एक मजदूर की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि धमाके में मारे गए तीनों मजदूर तमिलनाडु के रहने वाले थे। आपको बता दें कि बीती रात पटाखा फैक्ट्री में जबरदस्त धमाके के बाद आग लग गई थी। इस भीषण आग में वहां काम कर रहे 4 मजदूरों के इसमें झुलसने की खबर है, जिनमें से 3 मजदूरों की मौत हो गई। आग लगने की सूचना मिलने पर मौके पर ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और पुलिस बल मौके पर पहुंचा, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया।